हेलो एंड वेलकम टू द लिबोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारे साथ जो शख्स हैं आपके सरजीत सर, जो अभी रिसेंटली पोस्टेड हैं आपके कोलकाता में, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं तकरीबन 8 से 10 कंपटीशन बीट किए हुए हैं। तो आज उन्हीं के जरिए जानना चाहेंगे इस तरीके से उन्होंने तैयारियां की हैं, क्या उन्होंने सरकमटेंसेज उनके सामने आए, मुसीबतें कैसे ओवरकम कर। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो सबसे पहले सर का एसएससी एमटीएस 2020 में क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके बाद एसएससी 10+2 जिसमें आपके 233 मार्क्स थे। साथ ही साथ यूपीएसआई जो आपकी 9,534 वैकेंसी थी उसमें भी क्वालिफाई हैं सर। सीपीयू 2019-2020, एसएससी सीजीएल 2019 और जो फाइनल सिलेक्शन अभी रिसेंटली पोस्टेड है वो है सीजीएल 2020 एक्साइज इंस्पेक्टर कोलकाता। तो एक बार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और थैंक यू। सबसे पहले सर आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ हमारे बच्चों को बताइए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आपसे सर। ठीक। मेरा नाम सर्वजीत है, जैसा कि आपने बताया अभी। जी। मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ था। जी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद हमने एक साल हमने तैयारी की एसएससी की, अच्छे से लग के जयपुर गए हम। तो हम्म। जयपुर में हमने ऑफलाइन कोचिंग, वहाँ पे एक हरिंदर सर और एक देवेश जैन सर है, उन दोनों की जी। कोचिंग, हमने इंग्लिश और मैथ की कोचिंग ली। बाकी हमने जीके और रीजनिंग खुद से पढ़ाई किया। ठीक। तो वहाँ से कोचिंग लेने के बाद फिर उसके बाद हम 5 महीने वहाँ तैयारी करने के बाद फिर हम घर आ गए। वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसके जी। बाद फिर हम 20 में हम 2019 वाले सीजीएल का एग्ज़ाम देने गए। जब उसका एग्ज़ाम देने गए तो हमारा प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस भी क्लियर हुआ और टायर 3 भी क्लियर हुआ। लेकिन फाइनल मेरिट में हम 7 नंबर से आउट हो गए। तो ओके। हमने वहाँ पे जयपुर में हमने मेनली अरिथमेटिक कवर किया था। और हम अच्छा। घर पे आके गगन प्रताप सर का मैं मेंस का प्रैक्टिस बैच लिए थे, तो उससे हम बहुत कुछ सीखे थे। तो ठीक ठीक। उससे हमें बहुत मदद मिली थी। और हम क्या करते थे कि हम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाते थे, हम बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बस उस पर रिलाई करते थे और वही सॉल्व करते थे। तो प्रीवियस अच्छा ईयर क्वेश्चन ने काफी मेरा हेल्प किया। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, मतलब जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या 10+2 करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यार अभी ना फिलहाल कुछ अलग करने की जरूरत है, सब लोग इसी को कर रहे हैं। तो मतलब कब ऐसा फील हुआ कि यार चलो चल के ना, मतलब सीजीएल की तैयारी करते हैं, कि आपसे खुद से या दोस्त से? एक होता है ना टर्निंग पॉइंट, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं। नॉर्मली जो हमें समझ में आता है वो तो करते ही करते हैं, पर कई बार क्या होता है दूसरों की गाइडेंस या दूसरों की सजेशन हमें बहुत। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि चलो यार सीजीएल की तैयारी करते हैं? सीजीएल ही क्यों चूज किया, ये जानना चाह रहे थे सर एक पहले बार। जब हम तैयारी शुरू किए तो हमको सीजीएल से बहुत डर लगता था कि हमारा सीजीएल में नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हमने हमने पहले सीजीएल देने से पहले हमने सीपीओ दिया था। तो हमें लगा कि यार सीपीओ में है, सीपीओ में मतलब फिजिकल भी होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो वहाँ हम क्लियर कर ले जाएंगे क्योंकि हम फिजिकली फिट थे। तो हम्म। ये हुआ कि सीपीयू देंगे, तो सीपीयू का सब कुछ क्लियर हुआ। पेट में गए तो पेट के एक दिन पहले हमें फीवर हो गया था। तो दवा ववा खा के पेट देने गए उसका, लेकिन पेट में उसके आउट हो गए। तो उस दिन हम मतलब बहुत बहुत मतलब हमें बुरा लगा कि हमने इसके लिए इतना मेहनत किया और मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि अब तो हम सीजीएल ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस दिन एक से हम बस सीजीएल के लिए लग गए। हाँ। डिटर्मिनेशन था, करना है तो करना ही है, बाकी का फिर लग गए उसमें। अच्छा सर, एक चीज और, मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं, मैंने स्टूडेंट को देखा है या फिर हम भी सजेस्ट करते हैं काफी स्टूडेंट को कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब आपको पता ही नहीं है किस रास्ते जाना है तो वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, या पहुंचेगा तो आपको घुमा फिरा के काफी टाइम लगा देगा। वो पंचवर्षीय योजना टाइप की हो जाती है। तो जैसे आपने सीजीएल की तैयारी शुरू करी थी तो आपकी भी कोई स्ट्रेटजी रही होगी कि इसको इतने दिन दूंगा, मैं इसको इतने दिन देने वाला हूँ। तो वो किस टाइप से आपने अपना टाइम जो कंज्यूमिंग है उसका एक टाइम टेबल, कुछ ऐसा क्या स्ट्रेटजी रही थी उसके? पहली बात तो हम एक लगातार पढ़ाई नहीं करते थे कि हाँ बैठ गए लगातार 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली। हम हमेशा ब्रेक ले लेके पढ़ाई करते थे। मतलब बैठ गए 1-2 घंटे पढ़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिए, फिर पढ़ने बैठ गए। मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारे टाइमिंग पे। मतलब बहुत रिजिड नहीं था मेरा टाइमिंग कि नहीं बैठ के रिग्रेसली हमको 10 घंटे ही पढ़ना है। हाँ, पर बैठ गए पढ़ने के लिए, 1-2 घंटे पढ़ा, ब्रेक लिया, फिर पढ़ा। और हम जब हम तैयारी कर रहे थे तो तैयारी करने के टाइम हमको पहले ओली बोर्ड के बारे में मालूम नहीं था। ओली बोर्ड का नाम पहले एसएससी ट्यूब था। तो हम्म। हमें एक मेरा दोस्त ने बताया कि एसएससी ट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में, और जहाँ पे हम्म। बहुत सारे बच्चे मॉक देते हैं, जहाँ तुम्हें अपना असली लेवल मालूम पड़ेगा। तो फिर हमने एसएससी ट्यूब से वीकली जो उसमें मॉक आता है, और वो काफी अच्छे वीकली। लेवल के मॉक होते हैं। हाँ।
काफी अच्छे लेवल के मॉक होते हैं। उस मॉक से हमें ये हेल्प हुआ कि अगर इन केस हमारा एग्जाम जो है, अगर हमारे एग्जाम में टफ पेपर आ गया या टफ शिफ्ट में हमारा एग्जाम पड़ गया, तो वहां पे कैसे हैंडल करना है पेपर को। तो ये हम सीखे ओली बोर्ड के थ्रू। और हम टेक्स्ट बुक से भी बहुत सारे मॉक लगाते थे, मेनली हम टेक्स्ट बुक लगाते थे, लेकिन हमारा ओली बोर्ड ने टफनेस को कैसे हैंडल करना है इस वे में हमारा इसने बहुत हेल्प किया। तो ये अच्छा, हमारा ओली तो बोर्ड के साथ ये इस बार संबंध है। ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट तो काफी जाना जाता है। मैं बात करूं तो इस हफ्ते तकरीबन 30-40 हजार बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, तो काफी हाँ। बच्चों को इस चीज से बहुत फायदा मिलता है। ये फीडबैक बच्चों को आता ही है, तो कहीं ना कहीं आपके योगदान में भी ऑली बोर्ड का मतलब सहयोग रहा है। चलिए, तो कभी-कभी क्या होता है सर, हम जैसे मैं बहुत सारे काफ़ी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं गरमा-गर्मी में आके कि सीजीएल तैयार करना है, या आपने भी देखा होगा आपके यार दोस्त वगैरह हैं कि भाई मैं क्या करूँ, आप सजेस्ट करते होंगे सीजीएल की तैयारी कर लो। 1-2 महीने तो बड़े ज़ोर-शोर से एकदम सारी चीज़ें बुक लेके आएँगे ये वो, लेकिन धीरे-धीरे जोश ठंडा हो जाता है। हर किसी की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक वक़्त पे आने के बाद ना ऐसा लगता है यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर काफ़ी चैलेंजेस परिवार की तरफ से भी आते हैं, भाई बहुत समय हो गया कुछ और देखो अगर नहीं हो रहा है। तो उस स्टेज को कैसे मतलब ओवरकम किया जाए? क्या उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या करते थे या क्या किया जाना चाहिए? हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में भी चैलेंजेस नहीं थे, बहुत चैलेंजेस थे हमारे लाइफ में। हमारे दादी और हमारे बड़े पापा दोनों बेड रिडन थे, तो उन लोग का भी हमें साथ में केयर करना पड़ता था। तो हुँ, हम उन लोग का केयर करते हुए, घर का काम करते हुए, घर पे रह के पढ़ाई की है। मतलब मेनली जो हमारी पढ़ाई हुई घर पे ही हुई। तो घर पे अगर आदमी रहता तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं अपने आप, कि हाँ, कि घर के कुछ काम भी करने हैं, और बिल्कुल। उसको आदमी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, करना ही पड़ जाता है। तो तो कभी बस ये ऐसा है कि कभी ऐसा पॉइंट आया है कि यार मतलब बहुत हो गया या फिर कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रही? क्योंकि हर किसी के में आता है, एक वक़्त पे इंसान थोड़ा-सा सोचने लग जाता है, तो उस स्टेज से कैसे बाहर निकला जाना चाहिए? मतलब क्या अंदर से फिर क्या आती थी एक आवाज़ कि नहीं यार थोड़ा टाइम और दिया जाना चाहिए या कुछ इस जब टाइप भी से? जब भी कभी भी क्विट करने का मन हुआ कि नहीं यार छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो बस हमेशा दिमाग में एक ख्याल आता था कि हमने स्टार्ट क्यों किया। हमने हुँ, स्टार्ट किया सिलेक्शन के लिए। तो बस इस बात को मन में रखते हुए हम हमेशा मतलब अपने पढ़ाई पे दोबारा वापस आ जाते थे, कि हमने अगर स्टार्ट किया है सिलेक्शन लेने के लिए, तो सिलेक्शन लेके रहेंगे, छोड़ना नहीं है बीच में। तो ये मतलब मन में हमारे हमेशा बात घूमती रहती थी कि नहीं यार हमने स्टार्ट किया सिलेक्शन के लिए, तो इस वजह से हम बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। कंसिस्टेंट रहे पढ़ाई के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहें, जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं या जैसे आपने तैयारी शुरू करी होगी, तो काफ़ी लोगों का ऐसा सहयोग रहा होगा, जो यार दोस्त होते हैं हमारे या पेरेंट्स होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया होगा। तो कौन-कौन लोग हैं और उन्होंने किस तरीके से आपकी सपोर्ट की थी, आपको आगे बढ़ाने के लिए? तो थोड़ा-सा उनके बारे में भी आप बताइए ताकि हमारे बच्चों को। हाँ, हमारे पेरेंट्स का, हमारे भाई का, सबका मतलब बहुत मतलब योगदान था हमारे पढ़ाई में। उन्होंने हमेशा हमको मतलब मोटिवेट ही किया। और हमारे घर वाले हमको हमेशा मोटिवेट करते रहे। और हमारा एक दोस्त था जिससे हम गाइडेंस लेते थे, जो कि वो सीजीएल 18 से ऑलरेडी वो एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड था मुंबई में। तो हुँ, उससे हम गाइडेंस लेते थे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो वो हमें गाइड करता था। उसका नाम है राहुल सिंह, उसका नाम है। अभी फिलहाल अच्छा, वो लखनऊ में पोस्टेड है, सीजे अकाउंटेंट है। तो अच्छा, वो अच्छा। हमारा काफी हेल्प किया है इसके अ तैयारी के थ्रू। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी आपने बोला था कि मॉक टेस्ट काफ़ी मदद करते हैं। जैसे अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का भी निकला ही हुआ है, टायर 1 हो चुका है, टायर 2 अभी होने वाला है, आपका मार्च-अप्रैल में होगा। मार्च में। तो जैसा आपने बताया था कि ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं या मॉक टेस्ट ले लेते हैं हम, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं तैयारी के लिए। तो मॉक टेस्ट का भी एक फिक्स पैटर्न होता है क्या? मतलब आपके हिसाब से मॉक टेस्ट को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए? पहले मैथ लें, रीज़निंग लें या फिर आपका जो प्लस पॉइंट है उसको पहले लें? कभी-कभी क्या होता है बहुत सारे लोगों को आता बहुत कुछ है, लेकिन जो उनको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, वो टाइम ड्यूरेशन उनके लिए कम पड़ जाता है या प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और मॉक टेस्ट उन लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहता है उनके सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में? मॉक टेस्ट लगाने से पहले हम लोग को रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जी। हम बस केवल नॉलेज ले लें और डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे पहुंच जाए बिना प्रैक्टिस किए, तो हम हमेशा मतलब डिमोटिवेट ही हो जाएंगे अपने स्कोर को देख के। तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले हमको बहुत रिगरस प्रैक्टिस करना होगा। और हम सबको यही रिकमेंड करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब सबको आने चाहिए। अगर हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो अगर उस पैटर्न का क्वेश्चन है तो वो आपसे बनना ही बनना चाहिए। अगर आप वहां लैग कर गए तो बहुत पीछे बच्चों से कंपटीशन में पीछे हो जाएगा। और ओली और जो मॉक टेस्ट लगाने का एक पैटर्न, वो सबका अपना तरीका होता है लगाने का। ये नहीं कि ठीक। हम पहले रीजनिंग कर लें, पहले मैथ्स कर लें, पहले इंग्लिश कर लें, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे आप कंफर्ट, जैसे आपने 50 70 मॉक लगा चुके हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए इवन एग्जाम में भी। अगर एग्जाम में भी देने जाए तो ये नहीं कि लास्ट टाइम अपनी स्ट्रेटेजी हम चेंज कर ले कि नहीं यार मैथ्स पहले कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी चेंज करते ही हम वहाँ पे पीछे हो जाएंगे, कंपटीशन से बाहर बाहर निकल जाएंगे। हमें जो हमने घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया है, जो भी हमने मॉक में पहले इंग्लिश किया है, तो हमें हमें मेन एग्जाम में भी पहले इंग्लिश ही करना है, प्री में। बाकी मेन से तो अलग पैटर्न ही है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, जो पिछली बार सीजीएल मेंस का सिलेबस था, जो अभी का सिलेबस है, काफी हद तक चेंज हुआ है, जिसमें मैथ और चेंज हो इंग्लिश गया। का वेटेज कम हुआ है, और साथ ही आपका दो रीजनिंग और जीके जीएस उसमें ऐड हो गया है। तो इस बार क्या लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा चीज ऐसी है कि इस पे पिछले पैटर्न से इस बार चीजें थोड़ा सा फोकस इस चीज पे भी करनी चाहिए? तो सिलेबस के चेंज से सर क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? अब जैसे जैसे आदमी तैयारी कर रहा था प्री का, तो प्री में चार के चार सेक्शन थे, चारों पे आदमी को बराबर वेटेज देना था। तो ये हम्म। बराबर वेटेज बराबर टाइम देने पर ही सिलेक्शन होगा। तो अब सब कुछ सेम पैटर्न मेंस में भी कर दिया है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं। तो जो हम्म। पैटर्न जो जो तरीका प्री में फॉलो कर रहे हैं, वही तरीका मेंस में भी फॉलो करना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वही जो आते आए हैं प्रीवियस ईयर में, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और सब लोग, कुछ लोग कहते हैं क्या कि बैंक का पैटर्न आएगा, बैंक का पैटर्न आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पैटर्न एसएससी अपना रखा है वही पैटर्न रखेगा। कुछ अलग से ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस पूछ देगा कि मतलब पैटर्न चेंज किया तो बच्चों को आए ही ना। हाँ, क्योंकि हम्म। टाइम कम है और 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिला के, तो क्वेश्चन नॉर्मल ही रखेंगे। और इंग्लिश का तो वही है, इंग्लिश जैसे पढ़ते हैं तो इंग्लिश तो उसी पैटर्न पे ही आएगी। अच्छा, अभी तो हर जैसे बार इजी आएगा। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम 2 साल से सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, या 3 साल हो गए, तो हमारा मैथ इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, अभी पैटर्न चेंज हो गया। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उनको मतलब वो ये बोलते हैं कि सर हमें तो बहुत नुकसान होने वाला है, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिलेबस चेंज होने से उनका कुछ होगा? नहीं, कुछ नुकसान क्या होगा, नुकसान नहीं, फायदा ही है। पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे तो ज्यादा नॉलेज हमारा चेक होगा। अब कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छे से आदमी उसको आराम से कर सकता है, अगर अपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। कम क्वेश्चन आने से, ज्यादा क्वेश्चन आने से ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नुकसान हो गया कुछ फायदा हो गया। सब बच्चे उसी सेम एग्जाम को दे रहे हैं, सब सेम तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तैयारी अच्छी है तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी रहे थे, आप भी रहे होंगे स्टूडेंट लाइफ में, जब कह सकते हैं कि जब तैयारी करते हैं तो एक मेन कंसर्न होता है हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि बहुत सारी चीजें घर वाले अपना जितना कर सकते हैं उससे बेटर ही करने की कोशिश करते हैं, फिर भी काफी स्टेज तक हमें लगता है कि अब बहुत हो गया या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम ना हाँ चाहते हुए भी। तो कुछ ऐसा आपको भी अपनी तैयारी के टाइम पे फेस करना पड़ा था क्या चीजें? हाँ, तैयारी के टाइम पे हम भी इस मतलब घर से पैसा मांगना बार बार अच्छा नहीं लगता था। इवन पॉकेट मनी के लिए भी हमको घर से पैसा मांगना पड़े। तो उसके लिए क्या किए थे हम कि हम एक ऑफलाइन ट्यूशन पकड़ लिए थे। ऑफलाइन ट्यूशन में वहाँ पे हम 2500 रुपये पर मंथ में पढ़ाते थे, 2500 पर मंथ में। और एक प्लेटफॉर्म था फिलो ट्यूटर। तो फिलो ट्यूटर पे हम डाउट सॉल्व करते थे। तो 4 से 5 हजार रुपये हम वहाँ से अर्न करते थे, और 2 ढाई हजार रुपये हम वहाँ से अर्न करते थे। मतलब मंथली का हम 6 7 हजार रुपये अपना अर्न कर लेते थे और उसी से अपना खर्च निकालते थे। क्योंकि एक एज के बाद बार बार पिताजी से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। तो वरना कहीं न कहीं मतलब मोटिवेटेड रहें आप। जैसे आपने बताया था सर कि मोटिवेशन कभी-कभी डिग्रेड होता था, तो ऐसा लगता था यार शुरू क्यों किया है? पर फिर भी कहीं न कहीं मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो ऐसे लगता ही है यार, अपने तो कितना भी कर लो। क्या कभी ऐसा लगा कि यार इसको छोड़ के मतलब हम कुछ दूसरा मतलब सीजीएल ना लेके कहीं और कर लिया जाए, सीएचएसएल भर लिया जाए या बैंक? क्योंकि स्टूडेंट का ना उस टाइम थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्बेंस होता ही है। ये फॉर्म निकले, वो फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म निकले, वो फॉर्म भर दिया। अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाया फिर उसकी तैयारी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सजेशन यही है कि बस एक कंसिस्टेंट वे में एकदम परजीवियर होकर तैयारी करते रहें। और डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं हो रहा है पहले अटेम्प्ट। कुछ लोग लकी होते हैं कि उनका पहले या दूसरे अटेम्प्ट में उनका हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जिनका लक साथ नहीं देता है। लेकिन कभी तो जिंदगी में कभी तो ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन हमारा पेन भी काम करेगा, हमारा लक भी काम करेगा, सब कुछ हमारे फेवर में होगा। तो लगे रहना, छोड़ना नहीं है, और सारे फॉर्म डालने हैं। एसएससी के जितने फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म डालने हैं, लेकिन अपना जो एम है वो उसी एम में सिलेक्शन लेना है, लेकिन फॉर्म सारे डालने अच्छा सर, जैसे अभी आप सिलेक्टेड हो, आपके आने वाले जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर ही रहे होंगे, तो उन जूनियरों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? कहाँ से आपकी स्टार्टिंग करना चाहिए?
इनिशियली पहले 2 महीने में क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो चीज़ें ना बाइंड अप नहीं कर पाते। वो मतलब तैयारी तो सब करते हैं। अब उसमें आपने देखा होगा कि 99% बच्चे बाहर हो जाते हैं, सिर्फ 1% का ही सिलेक्शन होता है। वो जो 1% बच्चे होते हैं, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो 99% वालों में नहीं होती। तो क्या करना चाहिए बच्चों को? मान लीजिए कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तैयारी, तो 1 साल के लिए मुझे ऐसा क्या रोड मैप बनाना चाहिए कि इन स्टेप को फॉलो करूँ तो मेरे लिए बड़ा ही आसान जर्नी हो जाएगी। तैयारी, जब हम तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें जो सिलेबस है, सिलेबस को देख के हमें पहले सिलेबस को पहले थॉरोली कंप्लीट करना है एक बार। हुँ, कंप्लीट करने के जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो साथ साथ में हमको पैरेलल में प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो हुँ, हमें साथ साथ में पैरेलल में प्रैक्टिस भी कर रही है। ये नहीं कि हम कितने क्वेश्चन लगाए, 100 लगाए, 200 लगाए, 300 लगाए, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लगाते रहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लगाइए, मैथ्स के लिए बता रहे हैं। हुँ, और इवन इंग्लिश में भी यही चीज है। पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस के बाद फिर आता है हमारा रिपीटेड रिवीजन। हुँ, जितना हम रिपीटेड रिवीजन करेंगे उतनी चीजें हम ग्रैब कर पाएंगे और हमारे दिमाग में वो चीजें बैठी रहेंगी। और हुँ, लास्ट स्टेप आता है मॉक, और मॉक का एनालिसिस। जब रिपीटेड प्रैक्टिस हो गया, रिपीटेड रिवीजन हो गया, फिर हमको मॉक पे मूव मूव करना है, क्योंकि मॉक में क्या होता है कि मॉक में मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। तो हुँ, एक मॉक लगाएंगे या दो मॉक लगाएंगे, तीन मॉक लगाएंगे, तो हमारा सारा सिलेबस एक बार उससे गो थ्रू हो जाता है। हुँ, तो जितने हम फिर उसके बाद बिल्कुल। रिपीटेड रिवीजन के बाद फिर हमें मॉक लगाना है। मॉक हुँ। लगाना है, मॉक को एनालाइज करना है, और संडे संडे या फिर हफ्ते में एक दो बार जितने भी हमने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं उसको भी रिवाइज करते रहना है बार बार। मतलब ओवरऑल रिवीजन और मॉक तैयारी करने के बाद, ये दो चीजें हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने मैथ का नाम लिया था, कुछ देर पहले हमारी आपने एक चीज़ हमें बताई थी कि मेरा अरिथमेटिक बहुत अच्छा था, मैं अरिथमेटिक कर चुका था और यही सेम प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को भी होती है कि उनका अरिथमेटिक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एडवांस सेक्शन ऐसा होता है कि बच्चे यूज़्ड टू नहीं होते। तो उस एडवांस पोर्शन के लिए बच्चों को अक्सर क्या करना चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा करके बैकग्राउंड में, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है और मुझे लग रहा है 50% बच्चों का वही पोर्शन एडवांस वाला काफ़ी हद तक कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक। तो एडवांस के लिए ऐसी क्या बच्चों को स्ट्रेटजी या क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो भी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कंसीडर हो जाए? चाहे एडवांस हो चाहे अरिथमेटिक हो, दोनों के लिए बस प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए। हम मतलब ये ना करें कि अब हम एडवांस हमें नहीं आता तो हम कैट क्वेश्चन लेके बैठ जाएं और कैट के क्वेश्चन हम मतलब लगाते रहें। हम देखिए शुरू से लेके अंत तक यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर वो आपको अगर आ रहा है, हर अच्छे से आ रहा है, तो फिर आपका सिलेक्शन होना तय है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मस्ट है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से आप लगाइए, चाहे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है हुँ। जिन्होंने पेपर सॉल्व करवाया है। बहुत सारे मार्केट में बुक भी अवेलेबल है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पहले एकदम जुबान पे होना चाहिए, चाहे वो सर अरिथमेटिक एक हो चाहे एक एडवांस हो। चीज़ और, जैसे बहुत सारे टॉपर सेशन पहले भी हमारे पास आए हैं या फिर आप भी हो, तो सब लोगों का एक कंसर्न होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर तो ज़रूर लगा के जाओ और ये बात कहीं न कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जैसा कि रिज़ल्ट बच्चों को दिखा है, तो आपको सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ये बताइए बच्चों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने परसेंट तक लगभग आस-पास एज़ इट इज़ क्वेश्चन तो डिक्टो तो नहीं मिलते, पर कहते हैं ना बिल्कुल सेम ही टाइप के हैं बट डिजिट चेंज कर दिए, तो कितने परसेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? जैसे अभी 2021 का हमने मेंस दिया था, जी। तो जनवरी 2022 में हमने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। ठीक हुँ, है। उसके बाद उसका मेन शायद अगस्त अगस्त में हुआ था। तो हुँ, उसके बाद हम केवल डायरेक्ट जाकर उसका एग्जाम दिए थे। तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर इतना लगाया था कि उस सारा क्वेश्चन जो था, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आए थे। और हमारा पेपर इतना अच्छा गया कि हमारे 180 मार्क्स हैं उसमें, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी हुँ। रिवीजन के। जनवरी में हमने मेंस दे के छोड़ दिया था पढ़ाई लिखाई करना, उसके बाद फिर हम कुछ और करने लगे थे। तो सोच लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि उस पेपर में इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे कि अगर आदमी ने एक बार पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, तो अगर हुँ, उसने नहीं भी पढ़ा है तब भी वो अच्छा वहाँ पे स्कोर कर सकता है। तो मतलब एक तो एक मॉक तरह में, से हाँ। गुरु मंत्र भी मान सकते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कहीं न कहीं ये 4 चाँद लगा देगा आपके सिलेक्शन में। बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर तो आपको हाँ। करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हाँ। चलिए, और इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे सर आप बच्चों को कि ये भी ज़रूरी इसके साथ अगर कर लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होगा? हाँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ग्रेडअप हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया और टेक्स्ट बुक हो गया, तो बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक मतलब प्रेफर करते हैं मॉक मॉक देने के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी मतलब डाइवर्सिटी बढ़ जाए हमारे मॉक्स में, तो उसके लिए ओलिव बोर्ड जो हम हमें समझते हैं एकदम बेस्ट मॉक है, क्योंकि ऑलिव बोर्ड वहाँ पे बेस्ट है। जी। बेस्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट दो तीन मॉक्स हमको वहाँ पे देने ही चाहिए।
और जो वीकली मॉक्स आते हैं वो हमको लगाने ही चाहिए, जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि वीकली मॉक्स बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो वहाँ और हमें ये भी मालूम। सबसे हाँ। अच्छी बात सर हमारे मॉक टेस्ट में एक ये भी है कि ऑलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है वो 300-400 रुपए के ही आसपास है, तो हाँ उतना अच्छा। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ टेस्टेड बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का कंजूसी बोले या फिर ये बोल सकते हैं कि पैसों का अरेंजमेंट या फिर नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को, तो थोड़ा सा सेविंग के चक्कर में वो कहीं ना कहीं, समय बहुत कीमती होता है, कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। तो मेरा अपना खुद का मानना ये है कि थोड़े थोड़े ये, अगर आपको लगता है जैसे बुक में रहा टेस्ट में रहा, तो इनमें थोड़ी सी कंजूसी इंसान को कम करनी चाहिए, खास तौर कम से करनी चाहिए, सही बात। ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ऐड कर रहा है। और जो चीज वैल्यू ऐड करती है आपके जीवन में, तो आप एक ही बार में जब सैलरी आती है 70-75 हजार रुपए, तो वो पूरा हम्म। पीछे का सब स्कोर अप कर लेती है। चलिए। अक्सर देखा गया है कि बुक बुक खरीदना हो तो आदमी लगता है सोचने की यार इतना महंगा बुक खरीदना है। हाँ, हाँ, लेकिन जब खाने पीने में उड़ाना हो तो आदमी नहीं सोचता है। उड़ा देता है। तो हाँ, उड़ा यही देता सजेशन है जो तैयारी कर रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट तो एक परचेज करना ही चाहिए अगर आप सिंसियर हैं तो, सही है। तरीके हाँ। से। अच्छा सर एक चीज बताओ, ये जो आपकी जर्नी रही है, बिल्कुल मान लीजिए आपने फर्स्ट क्लास से लेके, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको स्कूल भेजते हैं तो हर किसी का यही सपना होता है कि आगे जाके हमारा बच्चा ऑफिसर बने या सरकारी नौकरी, कोई नहीं चाहता कि सिर्फ स्कूल जाके घर बैठ जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। इस पूरी जर्नी में आपको परेशानियां भी बहुत आई होंगी, आपको भी आई होंगी, आपके फैमिली को भी आई होंगी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताओ आपकी लाइफ में जो होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो आते हैं कि भाई ये चीजें मतलब इससे हम उभर गए, इस डायरेक्शन में चले गए, वरना अगर इस डायरेक्शन में जाते तो हमारा कुछ और ही हो पाता। हम्म। हम 2015 में हम तैयारी कर रहे थे एयरफोर्स XY ग्रुप का। जी। तो उसकी तैयारी हमारी अच्छी खासी थी। हम्म। उसमें हमको जॉब लेने का जल्दी था कि हमें जल्दी जॉब लेना है, तो 12th के बाद एक वही हमें प्लेटफॉर्म दिखा है वाई ग्रुप, जहाँ पे हम हम्म। तैयारी करके जल्दी से जॉब ले सकते थे। तो हम्म। हमारा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आज उसका अच्छा। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो हमें उस बात का अब रिग्रेट नहीं है, मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो गया। हालांकि उस टाइम हमको रिग्रेट था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हमने तैयारी की थी अच्छे से, लेकिन हमारा मतलब फॉर्म का मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया, तो हमको बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। तो लेकिन आज हमको लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ। अगर वो रिजेक्ट ना हुआ होता तो आज हम एक्साइज तो इंस्पेक्टर ना होते। आज कहीं और ही होते फिर। हाँ। चल। अच्छा एक चीज और, जो हमारे आसपास हमारे यार दोस्त वगैरह, हर किसी का कहते हैं मैनेज ए सोशल एनिमल, हमारे आसपास अपने यार दोस्त होते ही हैं। तो कुछ यार दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिनका बहुत योगदान होता है हमें आगे बढ़ाने का, और कुछ यार दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनका योगदान होता है हमें पीछे खींचने का। तो वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाते थे और दोनों को खुश करने के लिए क्या रखते थे? कभी के आप पढ़ रहे हो, कुछ यार दोस्त ऐसे आते हैं चल भाई घूमने चल रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आप घूम रहे हो चलो भाई जाके पढ़ते हैं। तो दो तरह के दोस्त मिलते हैं आपके जीवन में, उनको कैसे डिफरेंशिएट करा और दोनों को कितना अलग रखा अपने जीवन से? हमारे जो दोस्त है वो काफी अंडरस्टैंडिंग दोस्त है, मतलब हम अगर उनसे कह दे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं भाई, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, तो हम्म। वो लोग कभी हमसे जबरदस्ती नहीं किए कि नहीं यार छोड़ दो पढ़ाई, चलो और साथ में चलते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। तो वो हम्म। लोग अंडरस्टैंडिंग थे, काफी समझते थे कि नहीं ये पढ़ाई कर रहा है, जरूरी पढ़ना है इसका, तो वो लोग हमें कभी कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करते थे। इवन हमारे दोस्त अगर हमारे घर भी आ जाए और अगर वो बाहर खड़े रहे, ऊपर से हम बोल दे कि हम पढ़ रहे हैं भाई अभी नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग अपने अपने घर चले जाएं और मतलब हमें डिस्टर्ब ना करें। बाकी ऐसा कोई लाइफ में मिला नहीं कि जो हमको डिस्टर्ब करे दोस्तों में, कि नहीं हम्म। यार बाहर चलो घूमते हैं और हमको बहुत जबरदस्ती करे मेरे साथ, ऐसा कुछ तो ऐसा कोई नहीं था लाइफ में मेरे। तो आपके जैसे आपने जब तैयारी स्टार्ट की होगी सर, बहुत सारे यार दोस्त और भी रहे होंगे, तो और बाकी के लोग कहाँ पे हैं, मतलब एक अपनी वो होती है, एक एनवायरनमेंट होता है, तो आसपास और भी जो आपके साथ तैयारी किए थे, क्या और भी लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अभी भी आपके इस रेगुलर फेस में ही है? हम जिस एरिया में रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा रूरल एरिया है। जी। तो वहाँ इस जगह से हमारे ख्याल से 3 से 4 लोग हैं जिनका जिनका अच्छा। सिलेक्शन हुआ है सीजीएल के थ्रू, और वो सब हमारे दोस्त ही हैं। और बाकी जो हमारे बहुत खास दोस्त हैं उसमें से एक अपना शॉप का मैनेजमेंट करता है, एक है वो हम्म। एमटेक करता है आईआईटी से, अच्छा। और हाँ एक है वो कुछ और वो टीचिंग के लाइन में है। तो सब अपने अपने फील्ड में है। बाकी जो 3 4 दोस्त ऐसे हैं तो जो उनका जिनका सिलेक्शन यहाँ रामनगर, जिस जगह में रहते हैं उसका नाम रामनगर है, तो हाँ। उनका सिलेक्शन यहाँ से हुआ है 4 लोगों का। अच्छा एक चीज और सर, एक मिथ बोलते हैं या सच्चाई, ये तो आप ही बताएंगे, कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब बिलो पावर्टी लाइन है या फिर बिलो मिडिल क्लास है, क्या ऐसे बच्चों को भी तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ऐसे बच्चों के चांसेस, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर वो बोलते हैं सर हमें
पैसे नहीं मिल पाते घर की वजह से या समय नहीं मिल पाता, क्या ये भी एक रोड़ा होता है क्या बच्चों के सिलेक्शन में, या कहीं न कहीं ये एक माइंड की ही सोच होती है, ऐसा कुछ नहीं होता? थोड़ा-सा इस पे और फ़ोकस कीजिए। काफ़ी बच्चों के सर क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारा हम पिताजी पढ़े हुए नहीं है या हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया। क्या वो लोग भी सपने देख के आगे बढ़ सकते हैं अगर मेहनत की जा सके तो? देखिए जिसको करना होता है वो बिना एक्सक्यूज़ दिए कर ले जाता है, भले उससे कंडीशन कैसे भी रहे हों। देखिए दिक्कतें हर लोग के लाइफ़ में होती हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो जो दिक्कतों को एक्सक्यूज़ ना दें, उनसे लड़ के उनको ओवरकम करके अपनी परिस्थितियों से ओवरकम करके वहाँ पे जी। कंसिस्टेंट रहे, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन जो जिनके पास थोड़ा बहुत भी अवेलेबल है, अब उनकी आदत है कि नहीं हमें एक्सक्यूज़ देना है, कि नहीं हमारे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलना ये सब है, तो वो लोग नहीं कभी नहीं कर पाते। वो हमेशा बस केवल एक्सक्यूज़ ही गिनाते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे हमारे एरिया में एक लड़का है, वो भी 5 साल से तैयारी कर रहा है। हुँ, तो वो आज तक वो इम्प्रूव ही नहीं कर पाया अपने मॉक में स्कोर को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मन से कभी तैयारी की ही नहीं। हुँ, और उसके पास सारे कंडीशंस उसके उसके फ़ेवर में है, फाइनेंशियल कंडीशन उसका बढ़िया है, तब भी वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। क्यों? हुँ, क्योंकि वो बस केवल एक्सक्यूज़ देना जानता है, मेहनत करना नहीं जानता। तो हुँ, जो मेहनत हुँ। करना जानते हैं, वो तो सिलेक्शन ले जाएँगे, भले कितना भी सिलेक्शन ले खराब जाते कंडीशन क्यों हैं। ना रहे। सही बात, हाँ, सही बात। सर एक चीज़ और, जैसे कि आपने जब पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आपके रिश्तेदार रहे होंगे या फिर अड़ोसी-पड़ोसी रहे होंगे या फिर यार-दोस्त रहे होंगे। अब सिलेक्शन होने के बाद आप सभी को पता है कि आप एक्साइज़ इंस्पेक्टर हो गए हो और अभी कोलकाता में भी पोस्टेड हो। जैसे तो उस टाइम उनके बिहेवियर में आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति, आपके माँ-बाप के प्रति और अभी में कितना आप चेंज देखते हो? मतलब लोगों बहुत का क्या, बहुत बहुत चेंज है। अब जैसे जो सर प कुछ हाँ, इंसिडेंट्स जो बताओ कि हाँ, मतलब जैसे कि लोगों का। हमारे एक दूर के रिलेटिव हैं। हाँ, तो वो पहले मतलब हमें अच्छा नहीं समझते थे, हमारे कैरेक्टर पे मतलब कहते थे कि इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं है, ऐसे-वैसे। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उनका एकदम रवैया ही बदल गया मेरे प्रति। अब हुँ, वो हमसे इतना लगाव रखते हैं कि वो पूछो ही मत, जैसे कि हमें कितने सालों से मतलब हमें जान रहे, मान रहे हों। पहले हुँ। मतलब जो उनका रवैया पहले था, वो अब और जो उनका रवैया अब है, उन दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर हो गया है। अब अच्छा जो लोग जैसे हमसे कभी बात नहीं करते थे, वो उन्होंने हमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है कि मेरा नंबर फ़ीड कर लो। हुँ, तो हुँ। बहुत बदलाव देखा हम लोगों में। अच्छा जैसे सोसाइटी में अपने जो पेरेंट्स का स्टेटस होता है लोगों में या फिर अपना, तो उसमें क्या चेंजेज़ आपको लग रहे हैं? उसमें बहुत चेंज आया। अब जो हमारे अगल-बगल के लोग हैं, सब लोग हमें काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। हालाँकि हुँ, पहले भी देखते थे, लेकिन अब हुँ, उनके नज़र में हमारा रिस्पेक्ट और बढ़ गया है कि हुँ। ये मतलब एक सरकारी नौकरी पा गया है, इंस्पेक्टर बन गया है। और लोग बोलते हैं, "अरे! आप तो इंस्पेक्टर बन गए हैं।" लोग हमें सैल्यूट भी करते हैं। कुछ-कुछ लोग हमारे जो दो भैया के दोस्त लोग हैं, वो लोग सैल्यूट भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं मेहनत रंग ला रही है। ये चीज़ें हाँ, देख के ना एक प्राउड मोमेंट सा होता है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमने मेहनत करी थी, वो हमें पे ऑफ कर रही है। मतलब एक फिर घरवालों को थोड़ा-सा हम कहीं किसी हद पे खुशी दे पाते हैं ना, तो उसका एक अलग ही हाँ, इम्पैक्ट आता है। अपनी वजह से अगर अपने पेरेंट्स को, माँ-बाप को या फिर रिश्तेदारी में कहीं भी मिलता है, तो ये लगता है कि यार तूने अपने बेटा होने का फर्ज़ अदा कर दिया है। चलिए, तो सर फाइनल वाइंड अप करते हैं। बस एक फाइनल मैसेज सुनना चाहते हैं आपके एंड से, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर फाइनली? थोड़ा-सा अपनी एंड से उनके बच्चों के लिए? फाइनली बस यही कहना चाहेंगे कि अगर एक बार तुमने शुरुआत कर दी है, सिलेक्शन की अगर जिद ले ली है, तो रास्ते में कितने भी रोड़े आएँ, उनको ओवरकम करना है और सिलेक्शन तक जाना है। और जी, रास्ते में दिक्कतें तो देखो आती रहेंगी। दिक्कतें आती रहेंगी, दिक्कतें आना ज़िंदगी का एक पार्ट है। जी। और स्ट्रगल तुम्हारा हमेशा रहेगा, इवन तुम सिलेक्शन ले भी लोगे, तब भी तुम स्ट्रगल करोगे। तो स्ट्रगल से घबराना नहीं है, बस लगे रहना है और करते जाना है बस। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा नाम उस पीडीएफ लिस्ट में दिख जाएगा कि हाँ, तुम भी फाइनली बी23 या फिर बी24 जो कोड होता है इंस्पेक्टर्स का, वो तुम बन गए। तो यही मेरा मैसेज है कि बस लगे रहना है, हिम्मत नहीं चलिए हारना। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती समय में से हमें वक़्त दिया और हम उम्मीद करेंगे जो हमारे बच्चे आप देख रहे हैं, बस आपके ही पैटर्न पे आगे चलेंगे और फाइनल सिलेक्शन आपके जूनियर बन के आपके साथ ही काम करेंगे। चलिए, थैंक यू थैंक सो यू, मच सर, थैंक यू सो मच वन्स अगेन। तो थैंक यू। आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।